आप सभी को टीम आईएएस प्लेटफॉर्म पे नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि 70th बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी आपकी बेहतरीन चल रही होगी। As you all must be knowing that there is a bumper vacancy in 70th BPSC prelims. Therefore, you got to put all the efforts to clear the BPSC 70th prelims seamlessly. आज का जो हमारा वीडियो है that is regarding the most important MCQs on Indian economy. इसमें हम लोगों ने जो बजट आया है 2024-25 का और इकोनॉमिक सर्वे जो है 2023-24 का, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने शामिल किया है। वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करने से पहले टू जेंटल रिमाइंडर्स। पहला तो यह कि 70th बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी आपकी मजबूत हो, उसके लिए टीम आईएएस की तरफ से हर सप्ताह फुल लेंथ टेस्ट चल रहा है जो कि फ्री फॉर ऑल है। हमारा जो लर्निंग ऐप है दैट इज टीम लर्निंग हब, इसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसको आप चेक करके अपलोड कर सकते हैं। प्लीज अपीयर इन द टेस्ट एवरी वीक, इट इज फ्री फॉर ऑल। इसके साथ ही मिशन फतह के तहत हमारे लर्निंग ऐप पर हर दिन हर सब्जेक्ट के अलग अलग सब्जेक्ट के टेस्ट अपलोड हो रहे हैं। आप कृपया इन भी सॉल्व करें जिससे कि आपकी तैयारी मजबूत हो। एंड सेकेंड, वेरी क्रूशियल जेंटल रिमाइंडर, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। प्लीज ऑल्सो शेयर आवर वीडियोस अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। So let's start with the main content of the video, that is high powered MCQ on Indian economy, which is going to boost your preparation. The first question in front of your screen, that is, you have to consider the following pairs in relation to the percentage shares of various sectors. आप जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के तीन सेक्टर्स होते हैं। पहला है एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा है इंडस्ट्री सेक्टर एंड थर्ड इज द सर्विसेज सेक्टर। तो ये जो तीन सेक्टर्स हैं, इनका ओवरऑल जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, जीवीए है, इसमें इन सभी का क्या योगदान है इन द फिस्कल ईयर 2024। यह जो क्वेश्चन है यह इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है। बजट में भी इस तरह का टॉपिक है वह आया है। सो यू हैव एग्रीकल्चर सेक्टर जिसका की कंट्रीब्यूशन 17.7% है, इंडस्ट्री सेक्टर जिसका की कंट्रीब्यूशन 27.6% है। इज इट करेक्ट और नॉट? And the services sector, जिसका की contribution 54.7% is there. How many pairs above are correct? You have to tell. It is advisable कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो कृपया करके आप अपने वीडियो को 3-4 सेकंड के लिए पॉज कर दें और फिर अनपॉज करके हमारे आंसर से आप अपने आंसर को मिलाएं। So the correct answer is all three are correct. That is agriculture sector. Yes, this is correct. Industry sector का contribution कितना है जीवीए में? Yes, this is correct. And the services sector 54.7%. This is also correct. So therefore C is the correct answer. एक additional information हम लोग ले लेते हैं इसी से जुड़ा हुआ। ये देखिए, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन यह है कि जो इंडियन इकोनॉमी का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, तो जीडीपी ग्रोथ अगर आप देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है और कई बार होता है कि बैक ईयर का भी सवाल पूछता है। 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ दैट वाज 7%, 2023-24 में दैट वाज 8.2% और 2024-25 में जो एक्सपेक्टेड है दैट इज 6.5 से 7%। उसके अलावा जो फिस्कल डेफिसिट है एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी अगर देखिए तो 2023-24 में दैट इज 5.6% और 2022-23 में दैट इज 6.4%। इसके अलावा देखिए कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, हालांकि इसमें हर महीने चेंजेस होता है, लेकिन अगर आप देखिए इकोनॉमिक सर्वे होता है 2023-24 में दैट वाज 646.4 बिलियन डॉलर। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो इकोनॉमिक सर्वे बोलता है इन मिलियन टन्स, तो 2023-24 का डेटा आप याद रखेंगे दैट इज 328.9 मिलियन टन्स, दैट इज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन। अगर आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ रेट एट द कांस्टेंट प्राइस, प्लीज अंडरस्टैंड जो कांस्टेंट प्राइस है वह जो बेस ईयर है 2023-24 में इसका जो ग्रोथ हुआ है दैट इज एट 9.5%। अगर हम बात करें सर्विसेज सेक्टर तो अगेन जीबीए में इसका कंट्रीब्यूशन जो बेसिक प्राइसेस है दैट इज द बेस प्राइस कांस्टेंट प्राइस जो 2011-12 है, इसमें आपको सर्विसेज सेक्टर का योगदान रादर द ग्रोथ रेट 7.6% इन द फिस्कल ईयर 2023-24। उसके अलावा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो कि इकोनॉमिक सर्वे बोलता है 2023-24 का देखिए तो 3.2% इज देयर। एंड लास्टली द फॉरेन ट्रेड अगर आप देखिए इन टर्म्स ऑफ यूएसडी तो उसमें
जो हमारा इंपोर्ट है दैट इज $675.4 बिलियन एंड यू हैव एक्सपोर्ट्स एट $437.1 बिलियन। इस सारे डेटा को याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट में इसको चेंज करके सवाल पूछे जाते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स में, इसको आप क्लियर रखिएगा। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The second question is, which of the following initiatives have been boosters of fiscal efficiency and minimization of leakage in various welfare schemes? आपको बताना है ये चार ऐसे स्कीम्स हैं किनका योगदान है फिस्कल एफिशिएंसी में और मिनिमाइजेशन ऑफ लीकेजेस इन वेरियस वेलफेयर स्कीम्स। तो पहला है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दैट इज द डीबीटी स्कीम एंड जनधन योजना एंड आधार मोबाइल ट्रिनिटी दैट इज द जैम ट्रिनिटी के बारे में सरकार बात करती है। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। थर्ड इज इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एंड जीएसटी एक्ट एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इनैक्टमेंट ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज। आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। इससे जुड़े एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग ले लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही क्रूशियल है। इसमें आप देखेंगे जो सरकार का आंकड़ा आप देखिए, जनधन के 10 साल हो गए हैं, यानी कि जनधन जो है यह 2014 में लॉन्च हुआ था, यह 2024 है, 10 साल हो गया है। कम आंकड़ा होता है जनधन अकाउंट। दिस इज द फर्स्ट फैक्ट। सेकंड इज कि जो डीबीटी के तहत जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं दैट इज 38 लाख करोड़। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस इज अ बिग अमाउंट। अगर आप देखिए 2014 से लेकर अब तक जो है यह इतने अमाउंट ट्रांसफर हो चुके हैं। एंड द थर्ड फैक्ट इज कि इसमें जो विमेन बेनिफिशियरीज को आप देखिए तो जनधन अकाउंट में देखिए तो 29.56 करोड़ जो है वह विमेन बेनिफिशियरीज हैं। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो बीपीएससी का पैटर्न है ऑलमोस्ट ऑन द लाइंस ऑफ यूपीएससी, इस तरह के कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा क्योंकि आपको सवाल बनाने में आसानी होगी। मूव फॉरवर्ड। द थर्ड क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज रिगार्ड्स टू लेबर फोर्स इन इंडिया। ध्यान रखेंगे इनकरेक्ट की बात हो रही है, इट्स नॉट आस्किंग अबाउट व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल इंडिया एनुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर्सन्स एज 15 years and above as per usual status has been declining since the pandemic. This is the first statement. Second statement is labor force participation rate and worker to population ratio are increasing since pandemic, that is COVID 2019 के बारे में बात हो रही है। Third is female labor force participation rate has been rising for 6 years from आपको 23.3% in 2017-18, 37% है 2022-23 में। This is the third statement. And the fourth statement is increase in female labor force participation rate is driven mainly by the rising participation of urban women. आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है that is D is incorrect. Why correct? Because urban women के द्वारा यह जो है आपको फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ नहीं रहा है। इट्स बिकॉज ऑफ रूरल women और प्राइमरीली आप जानते हैं women जो एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं के कारण से जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फीमेल का है वही मेजर बूस्टर है। इसी कारण से फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा। सो देयरफॉर स्टेटमेंट डी इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रायोरिटी मेंशन्ड इन यूनियन बजट दैट इज फिस्कल ईयर 2024-25। First is that is the productivity and resilience in agriculture. The first statement. Second is महिलाओं का सशक्तिकरण। तीसरा है बुनियादी ढांचा और चौथा है विनिर्माण और सेवाएं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से विकल्प जो है यह बजट 2024-25 जो आया है उसकी प्राथमिकता नहीं है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? तो यहाँ पर हो जाएगा विमेन एम्पावरमेंट, यानी कि यह जो बजट आया है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। इसके बारे में चर्चा है स्टेटमेंट ए यस, स्टेटमेंट सी यस, स्टेटमेंट डी यस, बट स्टेटमेंट बी के बारे में कोई चर्चा नहीं है। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 4 का बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एडिशनल पॉइंट्स के रूप में जो कि आपके एग्जाम में क्रूशियल होगा। इसमें देखिए जो बजट की प्रायोरिटीज है दैट इज फॉर द फिस्कल ईयर 2024-25, इसमें आपको 9 प्रायोरिटीज इस बजट ने स्पेल आउट किया है। पहला है द प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, second is manufacturing and services, third is infrastructure, fourth is employment and skilling, fifth is urban development, sixth is innovation research and development,
Seventh is inclusive human resource development and social justice. Eighth is energy security and ninth is next generation reforms. ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ये टॉपिक है, इसको अच्छे से कीजिएगा। सवाल आपका इजीली वहां पर सॉल्व होगा एग्जाम हॉल में जब इस तरह से आप स्टडी करेंगे। तो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं और इसमें देखिए, गवर्नमेंट विल फॉर्मुलेट अ प्लान एट पूर्वोदया फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री कवरिंग। इतने सारे स्टेट्स आप देख रहे हैं, 6 स्टेट्स हैं जिसमें कि पहला आसाम, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यू हैव टू टेल दैट जो प्लान सरकार लाने वाली है दैट इज अ प्लान दैट इज आपको पूर्वोदया प्लान है, कौन कौन से स्टेट इसमें शामिल हैं। यू हैव टू टेल द करेक्ट आंसर हियर। सो हियर आसाम इज नॉट इंक्लूडेड, जहां भी 1 है उसको आप एलिमिनेट कीजिए, 1 को एलिमिनेट कीजिए। यस, सी इज एलिमिनेटेड, ए इज एलिमिनेटेड और इसमें जो है आपको 2, 3, 4 and 5 and 6, 2, 3, 4, 5 and 6, therefore D is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 5 का D is the correct answer। यह सवाल इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है जो कि बिहार इसमें इंक्लूडेड है। जो भी ऐसा बजट के प्रोविजंस हैं या इकोनॉमिक सर्वे के प्रोविजंस हैं जहां आपको बिहार इंक्लूडेड है तो वह 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्रुशियल हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का D is the correct answer। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आते हैं। The question is, under a special package to Bihar announced in the Union Budget 2024-25, which of the following project has not been mentioned? आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ रहा है which has not been mentioned, इस चीज को ध्यान रखेंगे। The first statement is that is Patna Purnia Expressway and Buxar Bharatpur Expressway. This is the first statement. Second statement, Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga expressway. This is expressway. Third is additional 2-lane bridge over river Ganga in Buxar and fourth is hydropower project on river Kosi। कौन सा स्पेशल पैकेज का हिस्सा है जो बिहार के लिए घोषित किया गया है इन द यूनियन बजट 2024-25? कौन सा इसका हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में ऐसी कोई चर्चा नहीं है बजट में। सो देयरफॉर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं और इसमें द क्वेश्चन इज वी हैव टू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सोशलिस्ट इकोनॉमी। द सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट हैं। इन दिस इकोनॉमी वेरियस गुड्स आर प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। Is this statement correct or not? Second, in this economy, production and distribution of goods depends on the market forces. Third statement, private property has a place in a socialist economy. And fourth statement, Cuba's economy is an example of a socialist economy. Please understand one thing कि हमारा जो इकोनॉमी है दैट इज इंडिया का जो इकोनॉमी है दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। और मिक्स्ड इकोनॉमी जो होता है उसमें यू अंडरस्टैंड दैट इज the public players are there, that is the government or the state is there, as well as the private sectors are also there। और आप जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स की भूमिका जो है स्पेशली जो 1991 का एलपीजी पॉलिसी आया है उसके बाद से प्राइवेट प्लेयर्स की भूमिका बढ़ गई है। सो वी कैन से वी आर अ मिक्सचर ऑफ सोशलिस्ट एज वेल एज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ही होता है कि सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोनों का हमारे इकोनॉमी पर इम्पैक्ट रहता है with more dominance of the socialist economy। Question is, consider the following statements बताना है regarding socialist economy। In this economy, various goods and produced according to needs of society। Yes, this is correct। Second statement, in this economy, production and distribution of goods depends on the market forces। No, market forces पर जो economy का production और distribution depend करता है that is not for socialist economy but that is for the capitalist economy। Third statement, private property has a place in a socialist economy, not at all। It is the government property which has a dominant role। Therefore, statement 3 is wrong। Cuba's economic example of socialist economy, yes, Cuba भी सही है। सब कुछ चाइना को भी यहाँ आप ले सकते हैं। तो therefore, statement 1 is correct, statement 2 is correct। यहाँ पे C is the correct statement। So you have to go for statement rather the option C is correct। Question number 7। Moving forward, the next question, question number 8 पे आते हैं। आपको स्टेटमेंट को देखना है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है। आपको बताना है कौन सा गलत है। ग्रोथ मींस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी। इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स कंटीन्यूअस ग्रोथ इन जीडीपी
is considered to be the authentic indicator of economic growth. आपको बताना है which of these statements are false here. So यहाँ पे neither one nor two because this statement is correct. Yes, this statement is also correct. एक और एस्पेक्ट याद रखिएगा कि जब ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ बेसिकली हम नेशनल इनकम की बात करते हैं. That is the overall the macro economy of a country. Whereas जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट में जो वेरियस सोशल इंडिकेटर्स होते हैं डेवलपमेंट के और जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं डेवलपमेंट के, इन दोनों को फैक्टर इन किया जाता है डेवलपमेंट में. सो डेवलपमेंट इज अ मोर होलिस्टिक कॉन्सेप्ट कंपेयर टू ग्रोथ. अगर आप किसी भी इकोनॉमी के ओवरऑल प्रोग्रेस को अगर आप मेजर करना चाहते हैं तो ग्रोथ विल ओनली गिव यू अ पार्शियल पिक्चर. इफ यू वांट टू गो फॉर द कंप्लीट पिक्चर, सो डेवलपमेंट इज द बेस्ट मेथड टू ascertain whether that economy is performing well or not on social indicators. से फॉर एग्जांपल हेल्थ का इंडिकेटर या एजुकेशन का इंडिकेटर हो सकता है, और इकोनॉमी का जो इंडिकेटर है उसमें आपको पर कैपिटा इनकम हो गया, नेशनल इनकम हो गया, ये सारी चीजों को इकोनॉमी सॉरी indicators कवर करते हैं. So therefore development is more holistic compared to growth. So question number 8 का D is the correct answer. Moving forward to the next question, that is question number 9. आपको बताना है you have to consider the following statements. Direct taxes are levied on the income of individuals, so business enterprises. This is the first statement. Second statement, indirect taxes are levied on goods and services. आपको बताना है कौन से statements में true है. याद रखिएगा कि indirect taxes की बात करते हैं तो जीएसटी इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. जीएसटी के बारे में संविधान के आर्टिकल 246 279 सब क्लॉज ए में जीएसटी के बारे में चर्चा है. अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं तो इसमें दो एग्जांपल्स आप ले सकते हैं. एक तो इनकम टैक्स हो गया जो कि आपको डायरेक्ट टैक्स है, और दूसरा कॉर्पोरेशन टैक्स इज देयर. कॉर्पोरेशन टैक्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स. तो इसमें जो है दोनों स्टेटमेंट सही हैं. One is correct, two is correct. So their statement option C is correct as far as question number 9 is concerned. Moving forward to question number 10 पे हम आते हैं. Which of the following pairs is not correctly matched? आपको बताना है इनमें से कौन से pairs correctly matched नहीं है. महारत्न में क्या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, क्या ये कंपनी इज अंडर महारत्ना? फर्स्ट स्टेटमेंट. देन यू हैव सेकंड स्टेटमेंट दैट इज नवरत्ना भारत संचार निगम लिमिटेड. थर्ड स्टेटमेंट मिनी रत्ना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. और उपरोक्त में से एक से अधिक. आपको बताना है कौन सा सही मेल नहीं खाता है, आपको यह बताना है. सो यहां पर याद रखेंगे कि स्टेटमेंट बी इज नॉट करेक्ट. व्हाई? बिकॉज भारत संचार निगम लिमिटेड जो है यह मिनी रत्ना. एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन कि महारत्ना जो है कुल मिला के अभी 13 है भारत में. महारत्ना दैट इज द बिग कंपनीज आर देयर. और आपको नवरत्ना जो है यह कुल मिला के 25 है. एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग महारत्ना के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं जो एग्जाम के लिए क्रूशियल है, उसको हम लोग अभी ले लेते हैं. सो अभी कौन कौन से भारत में महारत्ना है तो आपको रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन भेल हो गया, आपको पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी हो गया, सेल हो गया, एचपीसी हो गया, एचपीसीएल, कोल इंडिया, गेल, ओएनजीसी, बीपीसीएल, और आपको पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया. तीन आर देयर व्हिच आर पार्ट ऑफ आवर. क्विक फॉरवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं. We have to consider the following statements. बताना है इसमें से कौन सा true है. The per capita forest land in India is only 0.06 hectares. This is the first statement. Second statement, to meet basic needs in India, per capita forest land should be 0.47 hectares. You have to tell which statements are correct. तो इसका दोनों statement correct है. 1 and 2 both are correct. Additional information यह है कि India State of Forest Report 2021 में आया था. तो ट्री एंड फॉरेस्ट कवर अगर हम इंडिया का देखते हैं, ट्री एंड फॉरेस्ट कवर इंडिया का देखते हैं तो दैट इज क्लोज टू 24.6% अप्रॉक्स. और अगर आप बिहार का देखते हैं तो दैट इज क्लोज टू 7.7% अप्रॉक्स. इसको ध्यान में रखिएगा. उसके अलावा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से जुड़ा जो रेलेवेंट डेटा है उसको चेक कर लीजिएगा, वहां से सवाल बनने की पॉसिबिलिटी है 70 बीपीएससी प्रीलिम्स में. फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. You have to consider the following statements.
First statement, the total monetary value of all goods and services produced in a country in 2 years is called gross domestic product of that country. This is the first statement. Second statement, the net earnings of a country in relation to imports and exports can be positive if the value of exports is less than that of imports. Second statement. Third statement, the net earnings of a country in relation to imports and exports can be negative if the value of imports is higher than that of exports. आपको बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट आपको बताना है. सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. व्हाई? बिकॉज़ यहाँ पे 2 इयर्स नहीं होगा, जीडीपी कैलकुलेट होता है 1 ईयर के आधार पे. सो दिस इज इनकरेक्ट. एंड स्टेटमेंट थर्ड इज आल्सो इनकरेक्ट. व्हाई सो? बिकॉज़ याद रखिए कि अगर मान लीजिए नेट अर्निंग्स ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन टू इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स को अगर मान लीजिए नेगेटिव करना है तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है एक्सपोर्ट का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए इंपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में. तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. यहाँ पे आपका सी इज द करेक्ट आंसर. एक चीज यह भी याद रखेंगे कि जीडीपी का सिंपल डेफिनेशन होता है टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर विद इन दी कंट्री. और इसमें जो है आपको कंट्री के जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, वह प्लस जो बाहरी फॉरेनर्स जो कंट्री के अंदर है और जो गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में वह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यह सभी जीडीपी का पार्ट बनता है इन अ फाइनेंशियल ईयर. Therefore, statement 1 is wrong. Statement 3 is also wrong. किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ और हेल्थ के लिए जरूरी है कि एक्सपोर्ट का वैल्यू ज्यादा हो, इंपोर्ट का वैल्यू कम हो. There should be balance of trade in the positive direction. So therefore, question number 12 का C is the correct answer. Moving forward to the next question. Question number 13 पे आते हैं. Which of the following sectors are included in the dynamic components of non-agricultural economy? आपको बताना है नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में कौन कौन शामिल है. फर्स्ट स्टेटमेंट एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. सेकंड इज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. थर्ड इज लेदर इंडस्ट्री. फोर्थ इज टूरिज्म. यू हैव टू से व्हिच ऑल आर करेक्ट. तो यहां पर सभी शामिल हो जाएंगे. डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. Or you have to consider the following statements. Economists call unemployed cannot get even 3 hours of. This is the first statement. Second statement, economists call the unemployment spread in agriculture in India as structural unemployment. So please understand, यहाँ पे statement 1 is wrong. Why? Even 3 hours rather it should be 1 hour. अगर मान लीजिए 1 hour भी अगर मान लीजिए unemployment है तो इकोनॉमिस्ट जो होते हैं उसको अनएम्प्लॉयड बोलते हैं. प्लस जो एंटायर डे का टाइम पीरियड ना लेके हाफ डे का भी टाइम पीरियड लिया जाता है यह कैलकुलेट करने के लिए. अदर एस्पेक्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट. जानने के लिए जो है डेटा अलग अलग भारत में यूज होता है. एक सेंसस का डेटा यूज होता है, उसके अलावा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा आता है जिसमें कि अनएम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है उसके बारे में चर्चा होती है. और उसके अलावा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इन तीनों का डेटा को लिया जाता है जानने के लिए कि अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है. तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. स्टेटमेंट 2 इसीलिए रॉन्ग है बिकॉज एग्रीकल्चर में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है. एग्रीकल्चर में यू हैव डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है यह है जो भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है. इट्स नॉट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. देयरफॉर कौन सा स्टेटमेंट यहां सही है? तो नीदर वन नॉट टू. क्वेश्चन नंबर 15 का डी इज द करेक्ट आंसर. फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं. द 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली implemented fresh regulations aimed at streamlining international trade in services, applying them on a most favored nation basis. Which one of the following is the implication of the new regulations for member countries? That is regarding the 13th ministerial conference. First statement, developing countries receive special treatment in terms of service trade. Second statement, they can impose stricter regulations on service providers from certain countries. Third statement, all members countries must offer the same level of market access to service providers from other member countries. And the fourth statement, they can offer the preferential treatment to specific trading partners in the service sector. You have to tell which of the following implication is there on account of the 13th ministerial conference. तो इसका third is the correct. C is correct. All member countries must offer the same level of market access to services providers from other member countries. एक चीज ध्यान रखेंगे कि WTO में डेडलॉक बना हुआ है.
और जो डेडलॉक बना हुआ है, एक तरफ डेवलप्ड कंट्रीज हैं और दूसरी तरफ डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दोनों में देयर इज ट्रबल। सेकेंड एस्पेक्ट इज कि दोहा में जो WTO समिट हुआ था 2001 में, उसी वक्त से जो है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, और एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में एक सब्सिडी है दैट इज अम्बेर बॉक्स या रेड बॉक्स सब्सिडी जो है। और इस सब्सिडी में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज दे प्रोवाइड मोर अमाउंट ऑफ सब्सिडी, ह्यूज सब्सिडी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर कंपेयर टू द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब अगर सब्सिडी अगर कोई कंट्री के द्वारा बहुत ज्यादा दिया जाता है तो इंटरनेशनल मार्केट में उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट चीप हो जाता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज जिनका की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उतना चीप नहीं होता है। तो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी इसको बोलते हैं, दैट इज द रेड और अम्बर बॉक्स सब्सिडी। उसके अलावा नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस के बारे में भी डेडलॉक बना हुआ है। द डेवलप्ड कंट्रीज दे इंसिस्ट कि डेवलपिंग कंट्रीज अपने टैरिफ को रिड्यूस करें, इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस करें, ताकि डेवलप्ड कंट्री का प्रोडक्ट जो है वह इजीली डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री में एंटर कर सके। तो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो मार्केट एक्सेस है इन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, वहां पर आने को लेकर भी डेडलॉक बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 का सी इज द करेक्ट आंसर। एक चीज और याद रखेंगे कि WTO की स्थापना जो है दैट वाज इन द ईयर 1995। और इससे जुड़ा एक और इंफॉर्मेशन हम लोग अगली स्लाइड में ले लेते हैं, दैट इज सो फार कहां WTO का समिट हुआ है। तो सबसे पहला जो समिट हुआ था, फर्स्ट समिट वाज देयर in 1996 at Singapore was there, then thereafter in 1998 that was in Geneva Switzerland, then it was in 1999 that was in Seattle USA। 2001 का जो दोहा समिट था वहीं से डेडलॉक अभी भी चल रहा है, सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। 2003 में it is at Cancun, 2005 में it is at Hong Kong, 2009 में it is at Geneva, then you have 2011 at Geneva, then 2013 you have Bali, 2015 you have Nairobi, 2017 you have Argentina। 12th WTO का समिट जो 2022 में हुआ था दैट वाज इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। और अभी जो करंट में हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए क्रूशियल है, दैट 13th WTO समिट दैट वाज हेल्ड इन फरवरी 2024 दिस ईयर, दैट इज एट अबू धाबी, दैट इज इन यूएई। तो यह सारे जो क्रूशियल MCQs हैं इनको अच्छे से करिएगा, याद कर लीजिएगा, बार बार देखिएगा, क्योंकि इसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चंस एक्चुअल BPSC प्रीलिम्स में आने की हाई पॉसिबिलिटी है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वी शैल मीट शॉर्टली विद अ फ्रेश वीडियो ऑन अपकमिंग 70th BPSC प्रीलिम्स। Until then, goodbye.